अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2 मिलियन की आबादी है गाज़ा की, जिनमें से 1 मिलियन की उम्र 18 साल से कम है। यानी 2 मिलियन की आबादी में 1 मिलियन बच्चे हैं और यहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। खाना और पानी ख़त्म होने को है, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब तक 16 हॉस्पिटल्स को एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनाया जा चुका है और इनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब टेररिस्ट हैं, क्योंकि ये लोग गज़ा के रहने वाले हैं जो कि हमास का इलाका है। जी हाँ, वही हमास जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया और बहुत जुल्म किया। तो इसराइल अब उनसे बदला ले रहा है पूरे गजा पर बॉम्बिंग करके। और हॉस्पिटल्स को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमास हॉस्पिटल्स में अपने ठिकाने बनाकर वहाँ छुपी होती है। इसके अलावा वो सिविलियंस को अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। सो अब इसराइल ने फैसला किया है हमास को जड़ से खत्म करने का। तो अब इसमें अगर बेगुनाह लोग और छोटे छोटे बच्चे मर भी रहे हैं तो इसमें उनका क्या कसूर। इसराइल डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इंसान नुमा जानवरों का सामना है। लेकिन क्या गजा के लोगों और बाकी फलस्तीनियों के साथ ये सब 7 अक्टूबर के बाद होना शुरू हुआ है? हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया, क्यों कर दिया, और पिछली कई दहाइयों से कौन सी दहशतगर्दियों का बदला लिया जा रहा है फलस्तीनी बच्चे? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये फलस्तीन है आज से 100 साल पहले का, जिसमें तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के मानने वाले रहा करते थे, यानी ईसाई, यहूदी और मुसलमान। ये तीनों कौमें इस खित्ते में आबाद थी। और अब देखें आज का फलस्तीन, जिसका बेशतर हिस्सा स्टेट ऑफ इसराइल है, जिसकी मेजॉरिटी आबादी यूरोपियन ज्यूज की है। हालांकि ये इलाका मिडिल ईस्ट में आता है, फिर भी इसकी 80% आबादी यूरोपियन ज्यूज। लेकिन ऐसा क्यों? एक एरिया जो कि अरब के रीजन में आता है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में यूरोपियंस कहाँ से आ टपके? हुआ कुछ यूं कि थ्रू आउट द सेंचुरीज यूरोप में यहूदियों को डिस्क्रिमिनेशन और एंटीसेमिटिज्म का सामना रहा। एंटीसेमिटिज्म मतलब जो यूरोपियंस के दिलों में यहूदियों के लिए नफरत और तासुब था वो। ये टर्म एंटीसेमिटिज्म 1879 में मुतारिफ करवाई गई थी एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट्स के लिए। खैर दोस्तों, इस सब के चलते ही 19वीं सदी के आखिर में एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट थियोडोर हेर्ज़ल ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की जिसको हम ज़ायनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में इंडिपेंडेंट स्टेट कायम करना। और फ़लस्तीन में ही क्यों? क्योंकि ज्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीन की सरजमीन ज्यूज़ को बिलोंग करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि उनकी इबादत भी यरूशलेम की तरफ मुँह करके होती है। इसके अलावा बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में 650 से ज़्यादा मरतबा इस सरजमीन का जिक्र आया है। ज्यूज़ के मुताबिक ये सरजमीन उनको खुदा से तोहफे में मिली थी, जिस पर हजरत दाऊद ने हुकूमत कायम की। फिर उसके बाद यहाँ हैकल सुलेमानी भी तामीर हुआ, जिसको पहले तो बेबीलोनियंस ने और फिर रोमन्स ने तोड़ दिया। अरब ज़ायनिस्ट मूवमेंट का मकसद यही था कि यहूदियों को अपनी सरजमीन पर वापस जाकर बसाया जाए। ऐसे में ब्रिटेन ने ज़ायनिस्ट को 1903 में 6000 स्क्वायर माइल्स यानी 15,500 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा ऑफर किया युगांडा में, जिसको ज़ायनिस्ट ने लेने से मना कर दिया और फलस्तीन की डिमांड पे कायम रहे। और फिर इनका ये ख्वाब पूरा हुआ बेल्फोर डिक्लेरेशन से। ये एक लेटर था जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने लायनल वॉल्टर रॉथशाइल्ड को, जो कि ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के लीडर थे, उनको लिखा था। इसमें उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने की फेवर में है और ये ध्यान में रखते हुए कि किसी नॉन ज्यूइश के साथ नाइंसाफी ना हो, इस मकसद को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। दोस्तों, ये लेटर 2 नवंबर 1917 को लिखा गया था और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा। उसकी वजह ये थी कि फ़लस्तीन की 90% आबादी नेटिव फ़लस्तीनी अरब्स की थी और एक यूरोपीय मुल्क का गैर यूरोपीय मुल्क के लिए इस तरह का डिसीजन लेना मुतनाज़ बात तो थी। फिर ब्रिटेन ने अरब से भी वादा कर रखा था कि वो उन्हें उस्मानियों से आज़ादी दिलवाएंगे और फिर एक तरफ उन्होंने 1916 में फ्रांस के साथ साइक्स पाइकेट एग्रीमेंट भी कर रखा था, जिसके तहत फ़लस्तीन का बेशतर हिस्सा इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आना था और बाकी का हिस्सा फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान डिवाइड होना था। जबकि बेल्फोर डिक्लेरेशन का मतलब तो ये बन रहा था कि फ़लस्तीन पूरी तरह से ब्रिटेन के कंट्रोल में होगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसको मुतनाज़ कहा जा सकता है। खैर, इस वक्त यरूशलेम का इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड पर थी। और हम सब जानते हैं कि ये जंग एलाइड पावर्स जीत गई थी, तो इसीलिए हारे हुए मुखालिफों के इलाके भी सब अब इनके कब्जे में आ गए। सो यरूशलेम भी अब ब्रिटेन की ज़ेर निगरानी था। उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन पर अमल करते हुए मास माइग्रेशन शुरू कर दी यहूदियों की फ़लस्तीन में। लेकिन फ़लस्तीन के लोग इस मास माइग्रेशन पर खुश नहीं थे। जाहिर है किसी मुल्क की मकामी आबादी को बेघर करके अगर बाहर से लोग ला के वहाँ बसाए जाएं तो उस पर मकामियों का रद्द अमल तो बनता है। सो इन ज्यूइश सेटलमेंट्स के खिलाफ फ़लस्तीनियों का रद्द अमल भी जायज़ था। उनका कहना था कि ये अरब मुल्क है और इसको अरब ही रहने दिया जाए और किसी बाहर के आदमी को ये हक नहीं कि वो यहाँ सदियों से रहने वालों को हटाकर
और यूरोप से यहूदियों को लाकर यहाँ बसाए। इस सब के चलते 1920 में पहली झड़प देखी गई फलस्तीनी अरब्स और यूरोपियन ज्यूज के दरमियान, जिसके अंदर 4 फलस्तीनी अरब और 5 यूरोपियन ज्यूज मारे गए। लेकिन ज्यूज की यूरोप और दीगर इलाकों से फलस्तीन की तरफ हिजरत जारी रही और इनमें ज्यादातर लोग वो थे जो नाजीज्म यानी हिटलर से बचते बचाते यहाँ आ रहे थे, और फलस्तीनियों की इन सेटलमेंट्स के खिलाफ तहरीकें भी चल रही थी। इनमें जो काबिल जिक्र वाकयात हैं उनमें सबसे पहले तो 1936 की बगावत है। हुआ यूं कि अप्रैल 1936 में अरब नेशनल कमेटी ने हड़ताल का ऐलान किया और ब्रिटिश हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दिए। इसके अलावा इन्होंने ज्यूइश प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट कर दिया। ये हड़ताल तकरीबन 6 महीने तक चली, लेकिन फिर ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां करके और सजा के तौर पर बहुत से फलस्तीनियों के घरों को मिसमार करके इस बगावत को कुचल दिया। फिर इसके बाद 1937 में फलस्तीनियों ने आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, जिसके नतीजे में 1939 तक ब्रिटेन ने तकरीबन 30,000 फौजी फलस्तीन में तैनात कर दिए और फिर इसके गांव देहातों पर बमबारी शुरू कर दी। इसके अलावा कर्फ्यूज नाफिज किए गए और तो और बेशुमार फलस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया गया। फिर उन्होंने ज्यूइश सेटलर्स के साथ मिलकर एक आर्मी तश्कील दी जो कि बाद में इसराइली आर्मी बनी। दोस्तों, इन 3 सालों में यानी 1936 से 1939 तक तकरीबन 5,000 फलस्तीनी मारे गए, 15 से 20,000 जख्मी हुए और तकरीबन 5,500 कैदी बने। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के चलते यहूदियों की इज्तिमाई हिजरत तो चली रही थी। फलस्तीनियों को हटाकर वहाँ मुसलसल यहूदियों को सेटल करवाया जा रहा था। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1920 से 1946 तक तकरीबन 4 लाख यूरोपियन ज्यूज वहाँ सेटल हो चुके थे। 1947 तक ज्यूज फलस्तीन की आबादी के 35% तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो सिर्फ 6% ही जमीन ओन करते थे। सो अब यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान दिया जिसके तहत अब फलस्तीन में 2 स्टेट्स बनना थी, एक ज्यूइश स्टेट और दूसरा फलस्तीन। फलस्तीनियों को यह प्लान मंजूर नहीं था क्योंकि इस प्लान के मुताबिक 55% तक फलस्तीन का इलाका यहूदियों को दे दिया गया था, जबकि उस टाइम तक 94% तक इलाका फलस्तीनियों की मिल्कियत थी। फिर इस प्लान में एक मसला यह भी था कि सारा जरखेज जमीन का जो इलाका था वो तो ज्यूज के हिस्से में चला गया था और यरूशलेम को यूनाइटेड नेशंस ने अपने अंडर रखा। लेकिन इस पार्टीशन को ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस किया ही नहीं गया, बल्कि इसराइली आर्मी ने हमले शुरू कर दिए फलस्तीनी देहातों पर और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। अप्रैल 1948 में तकरीबन 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को डेर यासीन नामी गाँव में कत्ल कर दिया गया था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मई 1948 में इसराइल ने अपने क़याम का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद शुरू हुई पहली अरब इसराइल वॉर, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और लबनान एक साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ खड़े हुए और ये जंग जनवरी 1949 तक चली। कहा जाता है कि 1947 से 1949 तक तकरीबन 15,000 फलस्तीनी मारे जा चुके थे और 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहरों और देहातों को इसराइली आर्मी ने तबाह कर दिया था। और अब 55% के बजाय 78% तक फलस्तीन का इलाका यहूदियों के कब्जे में आ गया था और तकरीबन 7.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकाला जा चुका था। आज इनकी औलादें 60 लाख रेफ्यूजीज हैं जो फलस्तीन, सीरिया, मिस्र और लबनान के मुख्तलिफ रेफ्यूजी कैंप्स में रहती हैं। दोस्तों, इसी तरह अभी तक 6 अरब इसराइल वॉर्स हो चुकी हैं, जिनमें सारे अरब ममालिक मिलकर 1 इंच भी आज़ाद नहीं करवा पाए हैं इसराइल से, बल्कि उल्टा हर दफा मार खा के वापस आए। लेकिन हमेशा ही नुकसान किसने उठाया? फलस्तीनी अवाम ने, और आज तक वही जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अगर आज कोई ये बात करे कि गजा पर जो जुल्म हो रहा है उसकी जिम्मेदार हमास है, तो भाई जो पिछले 100 साल से जुल्म हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हमास तो 1987 में बनी है, उससे पहले कौन सी दहशतगर्दी हो रही थी? मतलब आप लोगों को उनके घरों से निकालें, उनकी नस्लें खत्म कर दें और वो बदले में कोई रिस्पॉन्स भी ना दें। क्यों? क्योंकि आपको क़याम में उस वक्त के सुपर पावर ब्रिटेन की सपोर्ट थी और आज अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, तो आपको लाइसेंस टू किल मिल गया। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जहां लोग फलस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे इसराइल के सपोर्टर्स की भी कमी नहीं है, बल्कि इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान भी पेश है। वैसे तो उनको शहजाद गयास ने अपने ट्वीट में बहुत अच्छा जवाब दे दिया है कि अगर हमास के अटैक के बदले में गजा के लोगों का जेनोसाइड जायज है, तो फिर ब्रिटिशर्स को भी भगत सिंह के ग्रेनेड फेंकने वाले वाक़े के बाद पूरे इंडिया को बॉम्ब कर देना चाहिए था। दोस्तों, ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। हालांकि इस पर बहुत से इंडियंस के कमेंट्स भी मैंने देखे जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान को तोड़कर ही बनाया गया है ना, तो फिर इसराइल के बनने में क्या मसला है? तो भाई, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बना कि बाहर से लाखों लोगों को बुला के और हिंदुस्तान में सेटल करवा दिया हो और यहाँ के लोगों को बेघर कर दिया हो, बल्कि ये इसी खित्ते के लोगों को डिवाइड किया गया था। और दूसरा, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वो नहीं किया जो पिछले 75 सालों से इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है। और दूसरी बात, आज हम सब ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान को भी उन्होंने डिवाइड किया था जिन्होंने फलस्तीन को डिवाइड किया, और माशाल्लाह दोनों जगह गलत डिवीजन भी की। खैर, बात करने का मकसद ये है
کہ ظالم کے بجائے مظلوم کا ساتھ دیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا یہ دو ابراہیمک ریلیجنز کی آپسی لڑائی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا تھا۔ جو ہٹلر نے کیا تھا وہ بھی ظلم تھا، اور جو پچھلے 75 سالوں سے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ظلم ہے۔ کسی ایک مذہب سے دشمنی نکالنے کے چکر میں بے گناہ لوگوں کے قتل عام کو جسٹیفائی نہ کریں۔ ویسے بھی ان بیچاروں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، کم از کم انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسانوں کے دکھ کو محسوس کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ظلم کو سیلیبریٹ نہ کریں۔ شکریہ۔